मेरे भाई की गलती नहीं है, ये त्रेता युग में भी होता था। जब साधु संत यज्ञ करते थे ना तो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे, अब विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। चंदन तप तप के कुंदन बनता है, चंदन तप तप के कुंदन बनता है। ये नरेंद्र मोदी तपा है, ऐसे ही नहीं 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के नसमस्तक पे सवार है साहब। जो लालू जैसा होगा तो नुकसान होगा, जो रिमोट से घंगड़ी उठाता है, जो उठाता है वही यूपी बिहार का। आप बताओ ना जो दिल्ली में खड़ा है कौन है? अरे वही तो बता रहा हूँ, आप लोग यही तो कौन रिमोट कंट्रोल इंशाल्लाह भारत के टुकड़े होंगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे। ये घंघरा उठाने का मतलब उसके बारे में समझो। एक्स प्राइम मिनिस्टर वेल एजुकेटेड सबसे बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कहना था कि देश के पहले संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्या ऐसा पीछे से प्रेशर था कि उनको ऐसा बयान देना पड़ गया? बाकी सारे हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे अगर सबसे पहला राइट उन्हीं का ही है? अगर ये वाले बताइए। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को मैं आरक्षण नहीं देने दूंगा। सही तो अच्छी बात है। उन्होंने तो ये भी बोला कि कांग्रेस अगर वाकई में चाहती है कि मैं इतनी सक्षम हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो वो ये 3 गारंटियां दे दे। ये लिख करके क्यों नहीं देते कि अगर हमारी सरकार वैसे तो बनेगी नहीं, बन जाती है तो हम सिर्फ मुस्लिमों को ये फायदे के लिए नहीं सोचेंगे, बाकी भी सभी समाज के लोगों के लिए सोचेंगे। क्यों बात नहीं करती वो ऐसी? लिख करके क्यों नहीं देती है? अगर SC ST OBC जो है इनके लिए आरक्षण जो है संविधान में बदलाव नहीं करेंगे, लिख करके क्यों नहीं देती है? और जातियों को लेकर के अपनी विचारधारा और देश का माहौल खराब नहीं करेंगे, देश को जातियों में बांटने के लिए हम तैयार नहीं होंगे, ऐसी विचारधारा प्रकट क्यों नहीं करती कांग्रेस? क्योंकि उसका मेन एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि जनता को फिर से जाति में बांट दो। बड़ी मुश्किल से तो सभी धर्म एक हुए हैं, सभी जाति के लोग भाई भाई हुए हैं। पहले तो कोई कहता था मैं ब्राह्मण हूँ, स्कूटियों पे गाड़ियों पे लिखते थे राजपूत। अब क्यों नहीं लिखते? अब सब कहते हैं मेरा देश पहले, मेरा राष्ट्र पहले। इन्होंने फिर बांटने की राजनीति करी। आजकल दलित 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 का राग तो राहुल गांधी जी गा रहे हैं। वही पूछने वाला था मैं आपसे कि अब तो एक तरफ एक माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी जी आएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे, जो कि दलितों में बहुत इसका दुष्परिणाम उजाड़ा है। मोदी जी ने अगर बदलना होता 10 साल बहुत थे। 282 सीटें भी उनके पास रही, 303 भी रही, बदल देते, बहुत चेंजेस भी करते। लेकिन जिस सरकार ने 142 बार संशोधन किया, उससे सवाल क्यों नहीं पूछते? उससे बात क्यों नहीं पूछते? जिसने संविधान की धज्जियां उड़ा करके, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके हाई कोर्ट तक का सम्मान नहीं किया और इमरजेंसी लगा दी, अब उससे बात क्यों नहीं पूछते? 45 और 55 का रेशो जो आप कह रहे हैं कि जनता की आमदनी का हिस्सा 45% सरकार लेगी, वो तो नेहरू जी के, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी था। राजीव गांधी जी ने संविधान के अंदर चेंजेस करके वो क्यों बदला? मतलब आपके परिवार का जो पैसा है वो राष्ट्र हित में नहीं लगेगा, लेकिन देश की आम जनता का जो पैसा है वो आप तैयार हो गए देश इसमें लेने के लिए। आप बताइए, आज से पहले किसी ने स्विस बैंक का नाम सुना था? इतना पैसा कहां से इनके पास आया जो स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है? बताइए। जो 2 नंबर का पैसा इनके नेताओं के घर से 300-300 400-400 करोड़ रुपया निकल रहा है, उसके ऊपर ये बयानबाजी क्यों नहीं देते? ये मणिपुर में बोलते हैं वहां भी बहन बेटियां साझी हैं, जो गलत हुआ, लेकिन वहां फिर भी आर्मी गई। अमित शाह जी ने खुद दौरा किया, लेकिन राहुल गांधी जी किस लिए गए? अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए। ठीक है जी। संदेश खाली के ऊपर विपक्ष क्यों चुप है, क्यों नहीं बोलता? इन्हीं के निगम पार्षद कांग्रेस के कर्नाटक के अंदर उनकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, चाकुओं से गोद-गोद के। ये उनसे नहीं बोलने जाते। और प्रियंका गांधी जी कहती है बेटी हूं, लड़ सकती हूं, तो नेहा के लिए लड़ने के लिए क्यों नहीं पहुंची? क्यों नड्डा जी को जाना पड़ा कांग्रेस के निगम पार्षद के घर? क्यों ABVP को मोर्चा खोलना पड़ा वहां पर? आपके कार्यकर्ता कहाँ है? जब आपके पार्टी का निगम पार्षद, उसके परिवार के बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कहां से सुरक्षित होगी? आपके ये क्यों है, क्या लग रहा है? तो यही तो कह रहा हूं सर, सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति मत करो। मुस्लिम भाई जो पढ़ा लिखा है, जो अब्दुल कलाम जी की सोच वाला है, जो बिस्मिल्लाह खान जी की सोच वाला है, वो 282 से 303 पे भी ले गया और 404 पे भी लेके जाएगा। लेकिन 400 आ जाएगा। अरे उससे सर ज्यादा जाएगी, देखना। मोदी जी बौखला गए हैं 2 नतीजा देखकर। इस बार तो लोगों की जो 303 आया था ना, वो भी उसके पीछे आ जाएंगे। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये राहुल गांधी जी को क्या हुआ? 4 प्रधानमंत्री दिए, 60 साल राज किया
दिया देश के ऊपर और आज इंडियन अलायंस बनाने की आवश्यकता पड़ गई। डरा कौन हुआ, यहीं से स्पष्ट हो जाता है। और आने वाला हमारा भविष्य क्या होगा। प्रेजेंट में हम क्या देखते हैं कि हमारा विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर, जिसके कार्यकाल में विदेश नीति बहुत अच्छी हो गई है। गृह मंत्री कौन है, चनक्या कहे जाने वाले राजनीतिज्ञ अमित शाह जी, ठीक है। रेल मंत्री कौन है, वेल एजुकेटेड एस वैष्णव जी। सड़कों के निर्माण में नितिन गडकरी जी। आने वाला भविष्य आप जनता को क्या दे रहे हो कि भैया राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री बना दो और गृह मंत्री बना दो लालू प्रसाद यादव को, ठीक है जी। शिक्षा मंत्री बना दो तेजस्वी यादव को, ठीक है जी। उसके बाद रेल मंत्री बना दो ममता बनर्जी को। ये देश का भविष्य आप लेना जाना चाह रहे हो। शिक्षा मंत्री बना दो अब शराब मंत्री केजरीवाल को। कहाँ पे मतलब भारत का भविष्य क्या होगा। 9वीं फेल शिक्षा मंत्री बनेगा लालू का लड़का, अपना परिवार बढ़ाने वाला गृह मंत्री बनेगा लालू प्रसाद यादव। और एक हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे खुर्शीद अंसारी जी, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट होने के दायित्व पर बैठने के बाद भी बोला कि भारत में मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूं। और वही मोदी सरकार, अटल सरकार थी जिन्होंने अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बना करके बिठा दिया। अगर वो मुस्लिमों के इतने विरोधी थे तो अब्दुल कलाम जी प्रथम नागरिक के पद पर कैसे बैठ गए, राष्ट्रपति के पद पर बता दीजिए। बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न कैसे दे दिया गया अगर मुस्लिमों के इतने विरोधी थे। आपने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। सरकार कौन सी थी आपको बताओ। जब अब्दुल कलाम को दिया गया था, पदवी इनको दिया था, तो सरकार किसकी थी आप बताओ। भाजपा। आप करो, आप करो सर, सर्च करो सर। मैंने तो सर्च किया, आप करो सर, आप करो सर, सर्च करो सर। ये कुछ नहीं है, ये अंधभक्तों का कहना है। हमारे देश की ना करेंसी सबसे ज्यादा गिर चुकी है और पढ़े लिखे बंदे कभी धक्के खा रहे हैं। तथ्यों के आधार पर करेंसी भी गिरने की बात मत कीजिएगा, शेयर मार्केट की बात मत करिएगा। पहले समय दो, पहले खुद को जानकारी से परिपूर्ण करो। देखो देखो इनकी गलती नहीं है, पता है मेरे भाई की। अरे सुन लो यार, मेरे भाई की गलती नहीं है। ये त्रेता युग में भी होता था, जब साधु संत यज्ञ करते थे ना तो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे। अब विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। तो इनकी विचारधारा छोड़ो। राहुल गांधी जी ने अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया था, भाई का ऐसा कहना है। ये नए नए विचार कहाँ से लाते हैं। आप देखो ये सुनो बाबा, एक अंधभक्त से और अंधे युग से इनसे पूछो त्रेता युग में थे ये। चलो मैं अंधा, लेकिन देश की जनता बहरी नहीं है। देश की जनता सब सुन रही है, देश की जनता देख रही है। देश की जनता ने तुष्टीकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण देखा मनमोहन जी के इंटरव्यू में। वो कह रहे थे कि हम देश के एक दल को, एक समुदाय को विशेष आरक्षण देंगे। आप तो छोड़िए, आप तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलते थे। आपकी जो सोनिया गांधी जी हैं वो दिखावटी रूप देती हैं, और आपके जो निराशावादी व्यक्ति हैं राहुल गांधी जी, वो भी आ जाए बिल्कुल निराशावादी। युवाओं की फिलॉसफी पर अटैक कर रहे हैं वो आज। वो कहते हैं रोजगार नहीं है, हर एक क्षेत्र में रोजगार के सृजन है। आज यदि सुरक्षा की बात करें तो गांधी परिवार से देश को ज्यादा खतरा है। गांधी परिवार से बिल्कुल 46,000 करोड़ रुपए राजीव गांधी जी के स्विस बैंक में जमा है, वो कहाँ गए, क्यों नहीं लेके आ रहे हो आप देश में। मैं कह रहा हूँ गरीबी मिटाने की सोच और विचारधारा कांग्रेस में यदि होती ना तो वह कितने बार देश में प्रत्यक्ष उदाहरण दे चुकी होती गरीबी मिटाने का। आज बात करते हैं मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मोदी जी वैक्सीन लगवा रहे हैं, और सवाल उठा रहे हैं युवाओं को हार्ट अटैक आ रहे हैं। आज आप देखिए क्या लग रहा है जो ये रोजगार की बात कर रहे हैं, लगातार युवाओं को महिलाओं को लुभा रहे हैं राहुल गांधी, है ना, तो क्या लग रहा है कि युवा और महिला इस बार बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ करने वाली है क्या, क्योंकि ऐसा कहा सर ये मन में भी नहीं होगा। आप भारत देश की बात कर रहे हैं, ये मन में भी नहीं होगा भारतीयों के। बिल्कुल कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस का समीकरण बिगड़ गया है पूरा, इसीलिए उन्होंने आज युवा को पकड़ लिया। इंडिया अलायंस के आज लोग कह रहे हैं, जिसमें आप डिम्पल यादव जी का आज का इंटरव्यू देखिए, वो कह रही है मुझे महसूस हो रहा है कि देश में जिन युवाओं को वैक्सीन लगी और मुझे भी लगी है तो मुझे घुटन महसूस होती है। देखिए घुटन आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आप संविधान के तत्वों को तोड़ नहीं पा रहे हैं। घुटन आपको इसलिए हो रही है कि आज भारतीय स्वस्थ है। घुटन आपको इसलिए हो रही है कि कोरोना वायरस के दिनों में एक भी भारतीय आज समय मौत नहीं मरा। प्रधानमंत्री जी ने संजीवनी बूटी ला कर दी। आपको घुटन इस बात की है। आज आप महसूस देश में सुरक्षा कर रहे हैं ना,
और आप सौहार्द के तौर पर यहाँ खड़े हैं। हनुमान जी थे क्या, संजीवनी बूटी ला के दे दिया उन्होंने? हनुमान जी का रूप राम भक्ति का था और मोदी जी का रूप साथ साथ भारत के हर एक नागरिक की पूजा करने का है। वो संत आचरण धारण करते हैं प्रधानमंत्री जी, और आप उनके आचरण पर उंगली उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको पहले तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। आप यदि बुद्धि के आधार पर बात करेंगे, आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जो आज महापुरुष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा, वो सेल्फ मेड मैन है और विजडम के बेस पर देश में राज कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई साहब ये बताइए कि क्या लग रहा है कि 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि लोगों के वोटरों में इतनी निराशा है मोदी सरकार को लेकर, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर और मोदी सरकार के जुमले को लेकर, कि जनता बाहर निकलना ही नहीं चाह रही है, वोट करना ही नहीं चाह रही है। जो भी वोट पड़ रहा है सब एक तरफा इंडिया अलायंस पे पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो विचारधारा है। वो कह रहे हैं सपने भून लो, सत्ता में तो आना नहीं है, तो गुमराह करो भैया जो वोटिंग हो रही है, क्योंकि उनको वोटिंग में मुस्लिम भाई ज्यादा दिख रहे हैं जाते हुए। तो वो कह रहे हैं ये तो हमें ही देंगे, हमें ही दे रहे हैं, देख लो मोदी सरकार को वोटिंग नहीं मिल रही। और कई लोग एजेंडा क्या फैला रहे हैं कि भाई बाकी लोगों ने तो सोच लिया आना तो मोदी नहीं है, जीतेगा तो मोदी, तो आराम से बैठते हैं यार, आ जाएगा मोदी, हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जनता को भी ये सोचना पड़ेगा, एक एक वोट की वैल्यू है। अटल जी के टाइम पे भी जनता ने यही सोचा था अटल जी आएंगे, लेकिन उनके घर के एसी के आराम ने अटल जी जैसा हीरा हमारा का खो दिया। अब अगर ये कोहिनूर का हीरा हमने नहीं खोना है, तो हर व्यक्ति को घर से निकलना पड़ेगा, अपने वोट के अधिकार को समझना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादव जैसे गृह मंत्री भारत में आ गए, तेजस्वी यादव जैसे शिक्षा मंत्री भारत में आ गए, तो सोच लेना भारत कहाँ चला जाएगा दोबारा। कहाँ चला जाए? ठीक है जी, अगर चाहते हो जो लालू जैसा होगा तो नुकसान होगा, जो रिमोट से घंगड़ी उठाता है, जो उठाता है वही यूपी बिहार का। आप बताओ ना जो दिल्ली में खड़ा है, कौन है? अरे वही तो बता रहा हूँ, आप लोग यही तो कौन रिमोट कंट्रोल इंशाल्लाह भारत 3 टुकड़े होंगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे। ये घंघरा उठाने का मतलब उसके बारे में समझो। देखिए, विचारधारा पता है क्या है इनकी, सिख भाई हैं, थोड़ा समझना चाहिए कि आप ही के देश को 2 व्यक्ति हैं, एक अभी नेता था, एक टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर था। अभिनेता ने अभी नेतागिरी छोड़ी और राजनीति में आया। राजनीति में जब भी आया उसने विकास की बात करी, सबके साथ की बात करी, ठीक है। और आज कहां पर मनोज तिवारी पहुंच गया, 2 बार कैसे सांसद बन गया, तीसरी बार बनने की कगार पे क्यों है आप बताइए। लेकिन वही टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। तेरे कातिल किनको कहना चाह रहा है? सुप्रीम कोर्ट को कहना चाह रहा है, उसने फांसी की सजा दी थी, या उन जनता को कहना चाह रहा है जिनके परिवार के बंदे मर गए थे, शहीद हो गए थे? किनको? ऐसे लोगों को अगर आप ला रहे हो, और उसको लाने के बाद आपके कांग्रेस के दिग्गज अध्यक्ष तक कह रहे हैं कि भैया इसको टिकट मत दो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, भारत विरोधी नारे वाला जेएनयू का छात्र, इसको मत दो टिकट। उसके बाद भी आप देते हो। और इतना खामियाजा, शीला दीक्षित 3 बार की सीएम, उनका बेटा पीछे हट जाता है। अरविंदर सिंह लवली अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तब भी आपके कान तले जू नहीं रेंगती, तब भी आपको ये एहसास नहीं होता कि आपका ये कदम गलत है, ये भारत हित देश हित में नहीं है। कुमार की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इतनी गंदी विचारधारा जिस इंसान की हो, उसको अगर कुछ लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे और वो देश की गरीबी बिटाएगा, तो ये वो लोगों का दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। देखिए, आप कहते हैं व्यक्ति में एक महसूस होने का तत्व होता है। कांग्रेस सत्ता सुख में महसूस करना बंद कर दिया था उसने भारत की जनता के दुखों को। भारतीय संविधान के तत्वों पर उंगली उठाना उसके लिए आम बात हो गई थी, क्योंकि वो देश के कानून से बढ़कर खुद को समझते थे। आज आप खुद देखिएगा, आज वो संवैधानिक निकायों पर उंगली उठाते हैं, न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं, ईवीएम पर उंगली उठाते हैं, जबकि सारे आधार बेबुनियाद हैं। और आप जब देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी लोगों के दिलों में रह रहे हैं, क्योंकि एक चीज होती है लोग में आशावादी सोच का जनक, मैं प्रधानमंत्री जी को मानता हूँ। उसका मुख्य कारण ये है कि वो संवाद करते हैं जब, तो उनकी भाषा लोगों की भाषा से मिलती जुलती है। वो हिंदी भाषा के सृजन करता है, हिंदी भाषा के निर्माता हैं, भारतीय संस्कृति की कृति के स्थापक हैं।
राहुल गांधी जी विकास को डेवलपमेंट कहते हैं और मेरा ये भाई है, ये भारत में जन्मा है, इसकी मातृभाषा हिंदी है, ये विकास को विकास के नाम से जानता है, विकास को प्रगति के नाम से जानता है, विकास को आज एक भारत के मानवता के तत्व के नाम से जानता है। लेकिन ये डेवलपमेंट शब्द सुनकर राहुल गांधी की सोच से नहीं जोड़ पाता है। वो बात करते हैं भारत को जोड़ने की, वो बात करते हैं न्याय यात्रा की। आप खुद तो पहले लोगों से जुड़ जाइए, फिर तो आप भारत जोड़ेंगे। आप बात करिए भारत तोड़ने की। युवाओं का मेन मुद्दा क्या है इस बार, मतलब कि मुद्दा बदलेगा क्या, ये वही मोदी मुद्दा यार तो मोदी है यार, और कोई है ही नहीं यार। अरे यार कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। देखिए रोजगार होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, आप लोग का विकास होना चाहिए। ये चेहरा कहाँ मोदी कैसे? अगर एक बात बताओ, अगर ये रोजगार दिए होते, अगर ये सारा काम किए होते तो बीजेपी क्यों आती? मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, सिंबॉलिक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, चंदन तप तप के कुंदन बनता है, चंदन तप तप के कुंदन बनता है। ये नरेंद्र मोदी तपा है, ऐसे ही नहीं 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के नसमस्तक पे सवार है साहब। मस्तक पर सवार है। बोलिए किसमें माथा पे मस्तक पे कौन सवार है? ठीक है, नहीं नहीं, मोदी जी का दूसरा चल रहा है ना। अपोजिशन वाले तो अभी होटल बुकिंग किए हैं रहने के लिए। रहने के लिए? हाँ, तो नहीं पता क्या आपको? और कहाँ बुक किए? अभी बॉम्बे कराया क्या? हाँ, बॉम्बे से शुरू किए थे और मेरे ख्याल से 2 साल हो गया। अच्छा, तो उसमें पहले ग्रुप में मीटिंग हुई कि भैया ये आएंगे वो आएंगे। तो सबसे पहले नीतीश कुमार आए, तो वो मुद्दा लेके आए जातिगत जनगणना का। तब तक पता लगा वो 3 महीना होटल बुकिंग, बोले भैया हमको रूम अच्छा नहीं मिला, तो वो भाग लिए। उसके बाद और कुछ लोग बचे, तब तक शरद पवार अंकल जी थे हमारे, उनके भतीजा क्या भैया ठीक है नहीं लग रहा है, तो वो आधा होटल छोड़ के भाग गए। उसके बाद ममता बनर्जी आई, उन्होंने कहा भैया इंडिया गठबंधन, तो क्या भैया ऐसा है इंडिया गठबंधन बंगाल से बाहर, यहाँ जो है यहाँ होटल बुकिंग में हम किसी को रहने नहीं देंगे, तो यहाँ हम अकेला चुनाव लड़ेंगे। हाँ, यहाँ तुम लोग अलग अलग लड़ लो, तो वहाँ से खत्म हो गया। अब आ जाते CPIM CPL और UDF वाले, वहाँ कह रहे हैं भैया इनको पूरे भारत में कहीं सीट नहीं मिली, ठीक है, तो ये हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने आ गए, हम ही से गठबंधन किए और हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने आ गए। आगे आ जाइए। और उसके बाद आपको पता है कर्नाटका में क्या हो रहा है। अब कर्नाटका में कांग्रेस वाले मणिपुर पे नंगा नाच रहे थे। अब इनके ऑफिशियल कार्यकर्ता, इनका CM, इतनी बेशर्मी है इन लोगों के पास कि मेरे ख्याल से 150 से 300 लड़कियों का वीडियो लेके घर घर घूम के दिखा रहे, भैया देख लो, ये देख लो कि ये तुच्छ मानसिकता कांग्रेस की। ये तुच्छ मानसिकता है। ये हर एक व्यक्ति में संचार करते हैं वो अपने कार्यालय से, और जब उनकी ये सीमा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंद की जाती है, तो आज वो सारे संगठनों को साथ लेने की बात करते हैं। वो संगठन जो कभी देश के संस्कृति के लिए नहीं सोचे, देश के विकास की नहीं सोचे, उनको साथ ले लेते हैं। भैया अपने CD और क्या बोलते हैं यूएस कांड की बात कर रहे हैं आप। 3000 वीडियो आया है सामने। तीन है, वो USB लेके घर घर घूम के दिखा रहे हैं, भैया देख लो, ये प्रज्वल प्रवन्ना गौड़ा जी हैं, ये अपने घर में क्या बोलते हैं मौज मारते हैं। तो भैया 300 लड़कियों की अस्मिता को दांव पे लगाने वाली पार्टी के बारे में खैर अब इससे उम्मीद क्या करें।